बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट के पहला दिन काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहा। दोनों टीमों की तरफ से काफ़ी बढ़िया क्रिकेट खेला गया। दोनों टीमों ने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बॉलिंग की और बहुत ही बढ़िया परफ़ॉर्मेंस हमें देखने को मिली। और हम सभी को पता था कि दोनों टीम की बैट्समैन काफ़ी वीक हैं। हमने इंडिया का भी जब बैटिंग देखा था और न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा वीक रहा था और उसी की वज़ह से वो पूरा सीरीज़ हारे थे। और वैसे ही जैसे ऑस्ट्रेलिया का भी हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट ओडीआई वो में देखा था कि टीम पूरी बिखर गई थी बैटिंग करते समय। और हम सभी को पता था कि ऑस्ट्रेलिया भी कुछ ऐसा ही कुछ परफ़ॉर्म करेगी इंडिया के जैसे। अगर हम पिच की बात करें तो पिच काफ़ी ज़्यादा बॉलिंग साइड की तरफ लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये 50-50 है। जब टॉस हुआ था तो बुमराह ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया और जैसे कमेंटेटर्स भी कह रहे थे ये काफ़ी ब्रेव डिसीज़न था। अगर हम इस ग्राउंड के स्टैटिस्टिक्स को भी देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ पे 4 मैचेस खेले और वो चारों जीते हैं। और ये था कि वो चारों बार ऑस्ट्रेलिया में पहले बैटिंग की और आई थिंक यही स्ट्रैटेजी रहा होगा इंडिया का कि अगर पहले बैटिंग करते हैं तो मे बी वो जीत सकते हैं। क्योंकि अगर हम उनकी स्क्वाड के बारे में बात करते हैं तो इंडिया ने काफ़ी सारे चेंजेस किए थे। अगर हम न्यूज़ीलैंड का स्क्वाड देखें तो प्लेइंग 11 में जैसे कि हम सभी को पता था कि रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे, गिल को थंब इंजरी है। सो रोहित शर्मा की जगह केएल राहुल ने ओपनिंग किया था और फर्स्ट डाउन में देवदत्त पडिक्कल ने गिल का जगह लिया था और जैसे सरफराज को बैठा दिया गया और उसकी जगह ध्रुव जुरैल को चांस मिला। और एक शॉकिंग चेंजेस हमें ये देखने को मिला कि ना अश्विन और ना जडेजा को मौका मिला इस प्लेइंग 11 में। वाशिंगटन सुंदर को मिला मौका और उसके बाद हम बॉलर्स में देखें तो हम सभी को पता था कि बुमराह और सिराज तो प्लेइंग 11 में रहेंगे, लेकिन तीसरा स्विमर कौन होगा? जैसा कि हम सभी को लग रहा था कि अर्शदीप हो सकते हैं सॉरी माफ़ कीजिएगा, आकाशदीप हो सकते हैं। पर अ, प्लेइंग 11 में हर्षित राणा को मौका मिला और उन्होंने डेब्यू किया और नीतीश रेड्डी ने भी आज डेब्यू किया। और वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम में हम देखें तो मैक्स स्विनी को मौका मिला ओपनिंग करने का। जैसे डेविड वार्नर ने जब रिटायर लिया तो उसके बाद स्टीव स्मिथ को ओपनिंग करना उन्होंने करा बट कुछ सक्सेस देखने को नहीं मिला और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने डिसीजन लिया कि स्टीव स्मिथ को वापस 4th पोजीशन पे डाल के एक नए ओपनिंग बैट्समैन का उन्होंने सर्च किया और उन्होंने मैक्स स्विनी को सिलेक्ट किया। तो उसके बाद जैसा कि इंडिया बैटिंग करने आई तो काफ़ी ज़्यादा स्लो स्टार्ट रहा। इंडिया को पहले बॉल पे एक एक्स्ट्रा बाउंड्री मिला स्टार्क की तरफ से और उसके बाद इंडिया ने बिना बैट से लगे हुए कोई भी रन नहीं बनाया और पहला विकेट उन्होंने खो दिया था और ये यशस्वी जायसवाल स्टार्क के बॉल पे तीसरे ओवर में आउट हो गए थे। अगर देखा जाए तो हम अ, ऑस्ट्रेलिया के पिचेस में और कोकोबुरा के बॉल्स में ये होता है कि शुरू में काफ़ी ज़्यादा एजेस लगते हैं और आई थिंक यशस्वी जायसवाल को अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है इसके बारे में। जैसा कि हमने ये भी देखा था कि साउथ अफ्रीका टूर में भी जब जायसवाल गए थे तो उन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया था। आई थिंक जायसवाल को और टाइम लगेगा इस पिच को और ऑस्ट्रेलिया के एनवायरनमेंट को समझने में। बट हम सभी को होप है कि वो अगले इनिंग्स में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। और उसके बाद जब देवदत्त पडिक्कल आए, तो ऐसा लग रहा था केएल राहुल और पडिक्कल एक जगह स्टक हो गए थे। ना रन्स बन रहे थे और ना ही स्कोरबोर्ड कुछ हिल रहा था। वो दोनों भी पूरे एक ज़ोन में चले गए थे और ना स्ट्राइक रोटेट हो रहा था, ना बाउंड्रीज़ निकल रहे थे। केएल राहुल एक एंड से कोशिश कर रहे थे कैसे भी रन निकल आए, 1-2 या बाउंड्रीज़ निकल आए बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। इंडिया ने अपना पहला रन बैट से चौथे ओवर में निकाला और वो भी केएल राहुल ने के बैट से वो आया था। केएल राहुल ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया शुरू में क्योंकि बॉलर्स काफ़ी ज़्यादा एकदम लाइन और लेंथ पे बॉल कर रहे थे। स्टार्क एक्यूरेसी और हेज़लवुड की एक्यूरेसी काफ़ी कमाल थी और देवदत्त पडिक्कल के उनके मूवमेंट से ऐसा लग नहीं रहा था वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। वो जब बैटिंग करने आए तो उनका फुटवर्क एकदम ऐसा लग रहा था कि वो उसी जगह स्टक हो चुके हैं। जिस ओवर में वो आउट हुए थे, उससे पहले ही कमेंटेटर्स कह रहे थे कि वो उतना कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे। 2 बॉल उनको थाई पैड पे लगी थी लेग साइड में, बट
उन्हें वो बॉल वो टच ही नहीं कर पाए। उस समय पैडिकल के पास सबसे अच्छा चांस था स्ट्राइक रोटेट करने का, पर वो ऐसा कुछ कर नहीं पाए और दोनों बॉल वो मिस कर गए। और उसके अगले ही बॉल में उन्होंने अपना विकेट खो दिया। जब विराट कोहली आए क्रीज पर, तब ऐसा लगा कि कुछ हो सकता है। जब उसके बाद विराट कोहली ने काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली स्ट्राइक रोटेट करने का कोशिश किया और 2-4 शॉट्स खेले और उसके बाद केएल राहुल ने के बैट से पहला बाउंड्री आया था जो कि वो डक करने गए थे और वो 12वें ओवर में आया था। उसके बाद ऐसा लगा कि इंडिया अब एक फेज़ से बाहर निकली है और रन बना रही है। धीरे-धीरे करते-करते उन लोगों ने स्ट्राइक रोटेट करने का कोशिश किया बट विराट कोहली को हेज़लवुड ने एक ऐसा बॉल फेंका जो कि विराट कोहली खेल ही नहीं पाए। ऐसा हम कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि वो क्रीज से थोड़ा आगे बढ़ के खेल रहे थे जिसकी वजह से उनको उतना टाइम नहीं मिला रिएक्ट करने का या फिर वो डिफेंस कर सकते हैं या छोड़ सकते थे बट उनको उतने समझने उस समय वो कुछ समझ नहीं पाया और बॉल उनको ग्लव्स को लगी और फील्डर के पास स्लिप में कैच चला गया। और जब उसके बाद ऋषभ पंत आए तो ऐसा लगा कि अब कुछ हो सकता है। उसके बाद जैसा कि ऋषभ पंत ने 2-4 शॉट्स खेले और काफ़ी मज़ेदार थे। बट उसके बाद जब केएल राहुल का जो एक डिसमिसल हुआ, वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था। जब स्नीकों में अल्ट्रा एज में जब देखा गया, तो ये श्योर नहीं था अंपायर कि वो बॉल बैट पे लग के गई है या जस्ट पास होके गई है क्योंकि उनके पास एक पर्टिकुलर एविडेंस नहीं था। वो अंपायर ने जब अगला दूसरा एंगल माँगा तो उनके पास कोई एंगल था नहीं और अंपायर ने उसको आउट दे दिया जो कि उसके बाद काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ और केएल राहुल भी नाखुश थे और सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड भी हुआ। और उसके बाद जैसा कि लंच हो गया था। लंच तक इंडिया 51 पे 4 विकेट खो चुकी थी। उसके बाद जब ध्रुव जोरेल ने 2-4 शॉट्स बहुत बढ़िया खेले और पर वो भी कुछ नहीं कर पाए और मिचेल मार्श के बॉल पे आउट हो गए। और जब वाशिंगटन सुंदर भी आए तो कुछ उनको भी ऐसा ही कुछ बॉल मिला थोड़ा बाउंसी जिसकी वजह से वो भी कैच दे बैठे। उसके बाद जब नीतीश रेड्डी आए और ऋषभ पंत ने एक ज़ोरदार पार्टनरशिप लगाया जिसकी वजह से इंडिया 100 क्रॉस कर पाई और उन दोनों की पार्टनरशिप काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल थी। ऐसा लग रहा था कि इंडिया 100 रन पे ही आउट हो जाएगी, बट दोनों ने मिलकर काफ़ी बढ़िया पार्टनरशिप किया और उसके बाद ऋषभ पंत भी 2-4 शॉट्स खेले जो कि मज़ेदार था। अगर आपने देखा होगा कमिंस के बॉल पे जो उन्होंने 6 मारा था, जो कि ज़बरदस्त शॉट था वो तो। बट उसके बाद वो भी अनलकी रहे और कमिंस ने उनका विकेट ले लिया। आई थिंक नीतीश रेड्डी को दाद देनी पड़ेगी, उन्होंने अपने डेब्यू में इतने क्रिटिकल सिचुएशन में आके इस तरह का गेम खेला और इंडिया को 150 तक लेके गए। और उसके बाद कुछ था नहीं राणा आया, उन्होंने एक बाउंड्री लगाया, उसके बाद बुमराह आए तो उन्होंने एक 6 लगाया और उसके बाद देखते-देखते इंडिया ऑल आउट हो गई। पर जब इंडिया जब बॉलिंग करने आई वापस टी के बाद, तो एक अलग ही टीम देखने को मिला। हम सबको ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया कम से कम आज ट्रेल खत्म कर देगी, मे बी लीड ले सकती थी। बट बुमराह ने जिस तरह से बॉलिंग किया वो देखने लायक था। उन्होंने एक तरह का लीड लिया और जैसे कि वो कैप्टन भी इस बार इस साइड के तो काफ़ी ज़्यादा अलग ही वो दिख रहे थे। उनके उनके बॉल को कोई खेल ही नहीं पा रहा था। आई थिंक शुरू में 2-4 बाउंड्रीज़ गए बट उसके बाद उन्होंने मौका ही नहीं दिया। अगर हम देखें तो जैसे कि पहला एलबीडब्ल्यू हुआ था, उसके बाद जब विराट कोहली ने कैच छोड़ा तो फिर लबोशन का तो हमें ऐसा लगा कि मे बी कहीं गेम ना निकल जाए। बट हम लोग के दिमाग में ये तो था कि ऑस्ट्रेलिया की भी बैटिंग काफ़ी ज़्यादा वीक है और मे बी वो आगे खेल या पाए या ना पाए। बट मुझे इतना तो पता था कि लाबुशेन को अगर और एक अच्छी बॉल पड़ी तो वो आउट हो सकते हैं और हम ऐसा देखा भी कि उन्होंने इतने सारे बॉल को लीव कर रहे थे, वो इतने कॉन्फिडेंट वो दिख नहीं रहे थे और जैसे कि जब स्मिथ भी आए तो वो पहले बॉल पे आउट हो गए। तो बुमराह का वो स्पेल तो काफ़ी ज़बरदस्त था और उसके बाद जब हेड आए तो राणा ने 1-2 बॉल थोड़ा लूज़ फेंके जिसकी वज़ह से शॉट्स उन्होंने मारे बट उनका जो बोल्ड उन्होंने किया वो ज़बरदस्त डिलीवरी था। उससे तो कोई बैट्समैन भी नहीं रोक सकता था।
और सिराज ने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बॉलिंग की। उन्होंने उन्होंने भी 2 विकेट्स निकाले मिचेल मार्श और लाबुशेन का, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। आई थिंक केएल राहुल ने बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा था मिचेल मार्श का। और उसके बाद देखते ही देखते न्यूज़ीलैंड के 7 विकेट गिर चुके थे। आई थिंक ऑल ओवर देखा जाए तो दोनों की तरफ से अच्छा बैटिंग किया गया, बट अगर हम शॉट सिलेक्शन की बात करें तो इंडियन बैटर्स ने काफ़ी वीक शॉट सिलेक्शन किया, जिसकी वजह से उन्होंने मेबी 200 वो बना सकते थे। ऐसा मौका था कि वो 200 क्रॉस कर सकते थे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। आई थिंक कल का दिन काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रहेगा। इंडिया को काफ़ी ज़्यादा रन से पहले उनको आउट करना पड़ेगा और एक बड़ा लीड लेना पड़ेगा कल। अगर हम ओवरऑल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हेज़लवुड ने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग किया। उन्होंने भी 4 विकेट्स निकाले और इधर बुमराह ने भी 4 विकेट्स निकाले। मेबी बुमराह 5 विकेट निकाल सकते थे आखिरी बॉल पे जो उन्होंने स्लो बॉल डाला था, बट वो जस्ट उनके आगे वो बॉल गिरा। आई थिंक आज का दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा था और देखते हैं कल किस तरह का गेम किस तरफ ले जाता है। आई थिंक वीकेंड हम सब के लिए मज़ेदार रहेगा।